तो वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपका जो है इंग्लिश का पेपर है ना, मुझे पूरा ऐसा उम्मीद है कि आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, है ना। ज़्यादातर आप लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो मोस्टली, है ना। तो इंग्लिश तो आपकी वैसी ही अच्छी है ना। और इंग्लिश का पेपर ऑलमोस्ट अच्छा सबका हो ही जाता है ना। और होना भी चाहिए, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो आप लोग। तो इंग्लिश का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, शानदार हुआ होगा। और अब बारी है साइंस के एग्जाम की, है ना। तो साइंस में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सेक्शन है। तो मैं खगेश आपके लिए फिजिक्स का सेक्शन लेके आया हूँ, है ना। और इसी चैनल पर आपको केमिस्ट्री एंड बायो भी मिल जाएगी। तो मैं फिजिक्स का सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ, और इसमें जो आपके चारों चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इन चारों के आपके पूरे कंटेंट मिलेंगे, है ना। और अलोंग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना। तो जैसे मेरा पर्पस ये है कि जैसे पहले आप एक चैप्टर पढ़ लो, फिर आपके उसके बाद आपको मिलेगा उसी चैप्टर का इसी चैनल पर आपको मिल जाए, आपको मिलेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। आप उतने क्वेश्चन कर लो, ये कंटेंट पढ़ लो, उसके बाद आपको जो है एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने साल भर कुछ भी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, आपने कुछ प्रैक्टिस किया हो, नहीं किया हो, उन सब बातों को आप भूल जाइए, है ना। और अभी आपके लिए ये जो 3-4 दिन है बहुत ही क्रूशियल है। तो आपको अच्छे से साइंस का एग्जाम क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना। तो वंस अगेन वेलकम टू द श्री राम नंदिनी गुरुकुल, है ना, अल्फा प्लाजा, अल्फा 1, ग्रेटर नोएडा। एंड मैं खगेश आपके लिए पूरी मेहनत के साथ जो है ये सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। और मुझे पूरा ऐसा उम्मीद है कि आप लोग जो है पढ़ने के बाद एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे आप लोग, ठीक है। तो समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। आप लोग बस ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठो, आप लोग उसको सुनो अच्छे से, और उसके बाद आपको मिलेगा इसी चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और आप उन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और अब आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है, इस चीज की तो मैं एश्योरिटी लेता हूं। आप इतना करके चले जाओ और आपके फिजिक्स में सारे क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसा कि आप देख रहे हो, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर बॉडी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, है ना। और ये क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, चार्ज सॉरी, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अच्छा, कुछ कुछ एडिशनल बातें आप अपने साथ अपने कॉपी में रफली लिखते भी जा सकते हो, है ना। साथ साथ लिखते रहोगे तो इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी होगी लिखने की, है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है ना। और जब आप जो है जेई और नीट का एग्जाम दोगे तो उसमें आपका एमसीक्यू है ना। तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है ना। तो अगर आपको जेई और नीट का प्रिपरेशन करना है तो अगेन यू विजिट एट श्री राम नंदिनी गुरुकुल आईआईटी जेई नीट के लिए अल्फा 1, ग्रेटर नोएडा, अल्फा प्लाजा में आप आके मेरे से 1-to-1, मतलब ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन में आप अच्छे से फील ले सकते हो फिजिक्स का, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसी बात पे अगेन वी गो टू द टॉपिक। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर बॉडीज। तो चार्ज जो है चार्ज जो है वो कितने टाइप का होता है? तो चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो चार्ज आपका पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज आपका निगेटिव हो सकता है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास रख दें तो क्या होगा? सेम नेचर के चार्ज हैं, रिपेल करेंगे। दोनों निगेटिव को रख दें तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, अगेन सेम नेचर। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को रख दें तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। आपके रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। ओके, सो अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? आप सबने जो है बचपन में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर आपके पास कॉम्ब हो, है ना, कंघी, और आप जब बाल में आपके ऑयल वगैरह हो और जब आप उसको रब करते हो, और रब करने के बाद आप जैसे आपका जो पेपर है जिसपे आप लिखते हो, है ना, तो अगर आप उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर लो, है ना, और उसको जब आप उस कॉम्ब को जब उसके पास ले जाते हो तो वो अट्रैक्ट होता है। वो किसकी वजह से होता है? वो अट्रैक्शन की वजह से होता है। और ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपके लिए लिख भी दिया है, व्हेन यू रब अ कॉम्ब ऑन योर हेयर एंड ब्रिंग इट नियर अ स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, द पेपर गेट्स अट्रैक्टेड। और ये क्यों हो रहा है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हो रहा है। क्लियर है यहां तक? अच्छा,
चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है आपका, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चूंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को फोकस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है स्मॉलेस्ट एक इंडिपेंडेंट चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, अगर हम उसके मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बहुत बेसिक बात थी, ये सबको पता भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी गो टू द करंट और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा देखो, करंट और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझने की नीड है। मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, आप ध्यान से देखेंगे, द डायरेक्शनल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या लिखा मैंने, द डायरेक्शनल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे मैंने दो टर्म यूज किए हैं, एक मैंने डायरेक्शनल यूज किया है और एक रेट ऑफ फ्लो यूज किया है। डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि, अच्छा सपोज करो अगर तुम्हारे पास ये कोई मेटल है, करेक्ट, तो मेटल में क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन के नंबर है उतने ही प्रोटॉन के नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पहली बात। दूसरी बात कि रूम टेम्परेचर पे इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर के, वो कैसे कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे। तो क्या रैंडम मोशन वाला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो है, तो क्या रैंडम मोशन वाला इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करा देगा, आंसर है नो। क्यों, क्योंकि करंट के फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो होना कंपलसरी है। जैसे आप देखते हो आपके घर में जो पानी टंकी होता है उसमें तो आप पानी मोटर चला करके पानी स्टोर कर लिए। अब आप ये इमेजिन करो कि आपके घर में, किचन में, वॉशरूम में, अलग अलग जगह पे अगर वो चैनल ना हो, वो पाइप ना हो, तो क्या पानी एक सही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्या आपको जहां पे नीड है वहां पे पानी आएगी, नहीं, पानी क्या होगा, कहीं भी फ्लो करने लगेगी, ठीक है। तो आप उसके लिए आप उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हो। उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में, करंट को फ्लो होने के लिए चार्ज का डायरेक्शनल फ्लो होना जरूरी है, और दूसरी बात उसका जो रेट ऑफ फ्लो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब रेट ऑफ फ्लो क्या है, डायरेक्शनल रेट ऑफ फ्लो क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाक से। देखो जैसे ये कंडक्टर है तुम्हारा, अभी ये क्या है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, जितना निगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज। अभी सब इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे है, और ये रैंडम मोशन कर, रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 केल्विन, तो ये सब रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब रैंडम मोशन वाला भाई करंट नहीं दे पाएगा। अब आपने क्या किया कि आपने जो है इस कंडक्टर को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट किया, ये आपकी बैटरी है, प्लस और माइनस। तो जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो हुआ ये जो कंडक्टर का ये वाला एंड है, सपोज करो इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं थोड़ी देर के लिए, तो इस एंड पे सारे पॉजिटिव चार्ज एकुमुलेट हो गए, इस पे सारा नेगेटिव चार्ज एकुमुलेट हुआ। और जैसे ही आपने यहाँ पे स्विच को ऑन किया, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया t=0 पे, है ना, एक समय पे आपने जैसे स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एकुमुलेट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव एकुमुलेट हुआ, और पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, अंदर जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन थे, जो अभी तक रैंडम मोशन कर रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक फोर्स दिया, और वो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके इधर से निगेटिव से किधर जाएंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक करंट फ्लो करने लगेगी। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि कैसे करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर, इसीलिए मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया डायरेक्शनल। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को समझो क्या है। मान लो कि कंडक्टर के इस एंड से इस एंड तक करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अब मान लो कि कंडक्टर का लेंथ है एल, ठीक है, तो बी से ए तक चार्ज को आने में कितना समय लगा, है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो, यानी कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन बी से ए तक चल के आया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, आई, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो टर्म यूज किया, एक डायरेक्शनल और दूसरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहां से आपका ये जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। Q इक्वल टू आई टी, जहां पे I करंट है, Q चार्ज है कूलम में, और ऑब्वियसली यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को डील कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप कंसिडर कर रहे हो। अदरवाइज जो क्वेश्चन में गिवन है आप वो चार्ज ले रहे हो, और टाइम यहाँ पे सेकंड में है, इतना बात क्लियर है। अच्छा दूसरा, कई बार आपको एग्जाम में जब अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना साथ में, कि जैसे एक चार्ज का क्वांटाइजेशन नेचर होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट क्या है, जैसे मान लो मैंने नंबर लिख दिया 1 2 3,
अब तुम्हें देखने में लग रहा है कि ये नंबर कंटिन्यूअस है, लेकिन ये नंबर कंटिन्यूअस नहीं है, ये नंबर डिस्क्रीट नंबर है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि 1 से 2 के बीच में खुद 9 नंबर है, जैसे 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके 1.9 एंड देन 2। बट ये कैसा है, डिस्क्रीट नंबर है, 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3। तो चार्ज जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि इक्वेशन अभी मैं लिख दे रहा हूँ, Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है लैंग्वेज के फॉर्म में, मैथमेटिकल इक्वेशन में नहीं है, लेकिन जब आप सवाल देखोगे प्रीवियस ईयर तो आपको इन दोनों को रिलेट करते हुए क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, अब जैसे देखो Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई है, n क्या है, n यहाँ पे बिलोंग करेगा इंटीजर को, इंटीजर मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तो करंट समझने लगो तुम लोग। इंटीजर का मतलब जैसे हो गया n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो क्या सारे चार्ज कंट्रीब्यूट कराएंगे क्या करंट, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में? नहीं, चार्ज का इंटीजर होना जरूरी है। अगर मैं बोलूं कि क्या चार्ज हमारे पास मान लो आ गया 1.5, 2.3, 1/2, 3/2, क्या ये वाला करंट दे देगा क्या? नहीं, ये वाला करंट नहीं देगा, उसका क्वांटाइज होना जरूरी है। अच्छा देखो यहाँ पे हमने प्लस और माइनस यूज किया है। प्लस और माइनस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब आप समझो क्या, केमिस्ट्री में आप सब लोग जानते हो। और माइनस का क्या मतलब है? अगर मान लो कि आपने मटेरियल से कोई है ना, और आपने मटेरियल से इलेक्ट्रॉन सारा ले लिया तो उसके पास क्या बचा? प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन उससे लूज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना, तो क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उस सेंस में ये प्लस माइनस लिखा हुआ है। अब इन दोनों को इक्वेट कैसे कर लेता है एग्जाम में, जैसे Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई और Q इक्वल टू आई टी है। अब मैथ का एग्जाम आप लोग दे चुके हो, तो दोनों का LHS इक्वल है तो क्या RHS इक्वल होगा? यस सर इक्वल होगा। इक्वल होगा तो हम क्या बोल देंगे, n इंटू ई इक्वल टू आई इंटू टी। तो इस पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहां से क्या करेगा, मान लो कि करंट निकलवा लेगा या टाइम निकाल लेगा या n पूछ लेगा कि कितने नंबर ऑफ चार्ज थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहां से हम कुछ भी नहीं करते, 3 डेटा दे देगा, एक अननोन रखेगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब मैं क्वेश्चन वाला आपको सीरीज लेके आऊंगा तो उसमें आपको इन सब पे मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, चाहे असर्शन रीजन के सवाल हो, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे न्यूमेरिकल अप्रोच हो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, ये इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यार यहाँ पे, अब करंट, मैं सीक्वेंस में चल रहा हूं बिल्कुल। करंट के बाद जो दूसरा टर्म है वह है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखो एक एनसीईआरटी में डिफिनेशन बहुत फेमस है कि एक चार्ज इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, वहां से एक चार्ज को उठा करके ले आए किसी सर्टेन पॉइंट तक, तो वहां से इनफाइनाइट से उस चार्ज को वहां तक लाने में, सर्टेन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, उस वर्क डन को हमने क्या बोल दिया? पोटेंशियल डिफरेंस, या उस वर्क डन को हमने पोटेंशियल बोला। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस था उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला। अब पहली बात ये अराइज होती है कि सर चार्ज इनफाइनाइट पे पहुंचा कैसे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर चार्ज इन्फिनिटी पे थी तो वहां से हम उठा करके लाए कैसे सर्टेन पॉइंट तक। इसको मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि आपके पास एक काफी बड़ा चार्ज है और एक छोटा सा चार्ज है। ऐसे समझो कि एक बड़ा चार्ज है और एक छोटा चार्ज है। अब ये बताओ कि दोनों चार्ज को हमने मान लो शुरू में पास पास रखा। जब दोनों चार्ज को हम पास पास रखेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में, अगर मान लो दोनों सेम नेचर के, तो दोनों प्लस ले लो या दोनों माइनस ले लो। ठीक है, अब अपोजिट लोगे तो वैसे भी अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो दोनों प्लस नेचर का चार्ज है या मान लो दोनों माइनस नेचर का चार्ज है। अब एक हाथी जैसा विशाल चार्ज है और एक मान लो ऐसे एकदम चूहा जैसा छोटा सा चार्ज है। दोनों को जब पास पास रखोगे तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। अब हाथी क्या है, बहुत ताकतवर है, चूहा क्या है, थोड़ा सा बहुत कमजोर है हाथी के रिस्पेक्ट में। तो जब दोनों को, एक मान लो काफी बड़ा चार्ज और एक छोटा चार्ज था, दोनों पहले पास पास थे, दोनों के बीच में रिपल्सन था, रिपल्सन तो है ही। अब ये हाथी जैसा जो विशाल चार्ज है उसने क्या किया कि जो छोटू सा चार्ज है इसको काफी तेजी से धक्का मारा, यानी कि धक्का माने रिपल्सन फोर्स। तो ये जो छोटू सा जो चार्ज था ये बहुत दूर जाकर के सेटल हो गया। ये जो छोटा वाला चार्ज था ये बहुत दूर जाकर के सेटल हो गया। अभी जो छोटा चार्ज बहुत दूर जाके सुकून से बैठा हुआ है, यही वाला चार्ज। अब ये जो बहुत दूर जाके बैठा है इसको बुक ने कोट किया इनफाइनाइट मैथमेटिकल, समझ गए। तो ये बहुत दूर जाके बैठा है। अब तुम तो तुम हो, तुम यहां पे गए,
कि भैया चलो, तुमको फिर से वो हाथी बुला रहा है, ये बोल रहा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। तुमने बोला भैया क्यों नहीं जाओगे, चलना पड़ेगा। अब चलना पड़ेगा का मतलब ये है कि तुम इसके नेचर के अगेंस्ट इस पे एक फोर्स लगा रहे हो। क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो इसके नेचर के अगेंस्ट। और जब हम किसी भी चीज पे वर्क करते हैं उसके नेचर के अगेंस्ट में, तो हमारा जो दिन भर खा पी करके जो एनर्जी स्टोर किए हो, वो एनर्जी किसने कंज्यूम कर लिया, चार्ज ने यहां से यहां तक मूव करने में स्टोर कर लिया। अब जब ये चार्ज यहां से यहां तक चल के आया तो तुमने इस पे किया वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वो वर्क को करने में तुम्हारी चूंकि एनर्जी कंज्यूम हुई, तो वर्क किस में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी में। अब इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराने में जो एनर्जी कंज्यूम हुई, दैट एनर्जी यानी कि वर्क डन, इसी को तुम बेटा बार बार फॉर्मूला में पढ़ते हो Q इंटू वी। यहाँ पे V आपका क्या है, पोटेंशियल है, समझ गए। V क्या है, पोटेंशियल है। अब एग्जाम में पूछता है बताओ 1 वोल्ट क्या है, तो 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में जो 1 जूल का वर्क हुआ वो 1 वोल्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मेरा सेंस ये है, अब इसी चीज को सिंपल लैंग्वेज में देख लो। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में, देखो मैंने यहीं पे लिख दिया है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन मूविंग अ यूनिट चार्ज माने 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझो। तो W इक्वल टू, यहां से इक्वेशन क्या मिल गया, W इक्वल टू Q इंटू। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बेटा एग्जाम में आते हैं, और आई होप कि अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कैसे ये चार्ज इनफाइनाइट तक पहुंचा, आप क्यों इसको लेकर के आए, ठीक है, और कैसे ये वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, एनर्जी आपकी कंज्यूम हुई वर्क को करने में। तो दैट इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एंड एट द एंड ऑफ द डे you just remember this W equal to Q into V. नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेजर करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं। आपको दो डिवाइस समझना है यहाँ पे, एक है वोल्ट मीटर और एक है अमीटर। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, नाम से समझ में आ रहा है, पोटेंशियल मेजर करेगा। आम मीटर क्या मेजर करेगा, करंट। करंट को किस में मेजर करते हो, एम्पियर में, तो एम्पियर में मेजर करते हो तो इसका ए पकड़ लो। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करते हो, वोल्ट में, तो वोल्ट मीटर का भी पकड़ लो, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब एक बात समझो कि ठीक है, अब इसमें 2-3 सवाल और एग्जाम में बनते हैं, क्या कि जो वोल्ट मीटर है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर कर रहे हो वोल्ट मीटर से। अब वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं, तो जो आपका वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर को आप कनेक्ट करते हो, जैसे जिस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसके अक्रॉस इस डिवाइस को पैरेलल में लगा दो। वोल्ट मीटर को कहां कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। इससे एक सवाल और, क्या आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा या कई जगह आपके स्कूल एग्जाम में मिला होगा, क्या सवाल मिला होगा कि ठीक है सर हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में तो लगा देते हैं, आइडियल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का कितना है और प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। देखो आइडियल तो ये पॉसिबल है कि आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। अभी मैं बताऊंगा क्यों इनफाइनाइट है, असर्शन रीजन का ये भी क्वेश्चन रहा है कि व्हाई इनफाइनाइट, या व्हाई इनफाइनाइट को कई बार लिखता वेरी वेरी हाई वैल्यू, वेरी वेरी हाई वैल्यू। बात समझ आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा, तो आइडियल रेजिस्टेंस की जो तुम्हारा है वो कितना होना चाहिए, आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वोल्ट मीटर का, इनफाइनाइट या फिर वेरी वेरी हाई वैल्यू या लार्ज वैल्यू। तुम देखोगे ना अगर कभी प्रैक्टिकल डेटा, तो वोल्ट मीटर का तुमको रेजिस्टेंस मिलेगा जैसे 1999, 2999, है ना, इतना ओम, ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। क्यों है, क्योंकि इसको तुम कैसे कनेक्ट कर रहे हो, पैरेलल में। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक रजिस्टर है ना, इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो तुमने क्या लगाया, वोल्ट मीटर। अब इसकी रेजिस्टेंस क्यों हाई है, अब पैरेलल में तुम्हारा क्या होता है, पोटेंशियल सेम होती है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज पैरेलल में वो भी देख लेंगे, बट अभी के लिए तो अब ये रेजिस्टेंस का चॉइस तो तुम्हारा है, तो तुम इसकी कितनी भी वैल्यू कर दो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारा इसमें, अच्छा और प्रैक्टिकली, अच्छा प्रैक्टिकल इनफाइनाइट वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकल जब इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है तो प्रैक्टिकली हम इसी की वैल्यू कितनी कर लेते हैं, प्रैक्टिकल इनफाइनाइट तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो आइडियल कंडीशन है, तो प्रैक्टिकली ये कितना होता है, वेरी हाई, वेरी हाई। ठीक है, वही वेरी हाई का मतलब जैसे 1999, 2999,
तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है। दूसरा डिवाइस है तुम्हारे पास आर्म मीटर। अब आर्म मीटर में क्या है, आर्म मीटर क्या मेजर करेगा, करंट। अच्छा एक बात बताओ, करंट को मेजर करना है तो करंट कहाँ सेम होती है, सर पैरेलल में तो नहीं सेम होगी, ब्रांच डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गई। तो सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। अगर सीरीज में करंट सेम होता है तो ऑब्वियस सी बात है अमीटर क्या मेजर कर रहा है, करंट, तो कहाँ लगाना चाहिए, सीरीज में। तो मान लो तुम्हारे पास एक ये वायर है, ठीक है, अब इससे कितनी करंट पास हुई मेजर करना है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, एक अमीटर कनेक्ट कर देंगे। ये इससे कितनी करंट जा रही है उसको रीड करके आपको डिजिटली बता देगा। वो जो पॉइंटर होता है वो मान लो तुम्हारा अभी न्यूट्रल है, तो जैसे ही करंट सेंस किया वो डिफ्लेक्ट करेगा, ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा तो वो टूट भी जाएगा स्प्रिंग, ठीक है। तो अमीटर आपका क्या करता है, करंट। अच्छा तो अमीटर अगर सर करंट मेजर करता है, हम सीरीज में इसको लगाते हैं तो इसकी आइडियल वैल्यू कितनी है, तो आइडियल कंडीशन क्या होगा, आइडियल कंडीशन यहाँ पे और प्रैक्टिकल कंडीशन। आइडियली जो है अमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, आइडियली तो सर 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए, अरे यार शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट समझते हो। 0 का मतलब यह है कि एक वैसा वायर, एक ऐसा वायर जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस हो ही ना, स्मूथ वायर हो। तुम जीवन में भी क्या चाहते हो कि कोई कोई हाई और लो ना है, जीवन में एकदम मस्ती चलती रहे, मौज चलता रहे और एकदम स्मूथ वायर हो, है ना, मक्खन की तरह स्मूथ। तो आइडियल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 0। करंट फटाक फटाक से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हम प्रैक्टिकल बात करें तो सर प्रैक्टिकल तो कुछ ना कुछ तो सर, अगर मेटालिक वायर है तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो कुछ ना कुछ का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल वेरी लो वैल्यू। अब लो में सर कितना, तो तुम देखोगे कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे होगा, जैसे 0.001 हो गया, इतना ओम हो गया, 0.002। डेटा नहीं याद रखना, मैं बस आपको समझाने के लिए फील दे रहा हूं डेटा का, ठीक है। तो ये फील वाला फैक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे, वोल्ट मीटर से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करेंगे, आमीटर से। वोल्ट मीटर किस में, पैरेलल में। आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकल कितना होना चाहिए, वेरी हाई। आमीटर को किससे मेजर, आमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। किसके साथ, वायर के साथ, ऑफ कोर्स। आइडियल कितना होना चाहिए, 0। प्रैक्टिकल कितना होना चाहिए, वेरी लो वैल्यू। लो वैल्यू में डेटा इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट चलो यार, अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है समझना जरा। जैसे एक वायर है, सपोज करो ये एक वायर है, और मान लो कि यहां से करंट फ्लो कर रही है, इस वायर में ये करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रही है इस वायर से। अच्छा यहाँ पे एक सवाल और मुझे ध्यान आ गया, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। एक बात बताओ यार, करंट में डायरेक्शन भी है ना। तुम बोली, अभी तक मैंने ही बोला तुमको कि करंट जो है फ्लो करती है कहां से कहां, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। करंट कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब प्लस से माइनस की तरफ। एक बात बताओ, करंट में मैग्नीट्यूड भी है, यस सर, 2 एम्पियर 3 एम्पियर कुछ भी, डायरेक्शन भी है, यस सर। तो क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है या कुछ और है, पूछा जा सकता है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ये सवाल भी हो सकता है आपका। तो पहले यहां पे समझ लो थोड़ा सा, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, हाँ सर है। डायरेक्शन भी है, हाँ सर है। अच्छा तो सर जब मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है तो सर इसको तो वेक्टर होना चाहिए था, बट करंट वेक्टर नहीं, स्केलर स्केलर भी नहीं है सर, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो है क्या, करंट जो है। देखो अब अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग चीज मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई बहुत ही स्टैंडर्ड और थोड़ा एडवांस बुक को आगे चल के पढ़ोगे हायर स्टडीज में, या ना, या जेई या नीट की प्रिपरेशन जब आप करोगे, तो मैं ही आपको बताऊंगा कि करंट जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, टेंसर। अब चूंकि 10th का पेपर आप दे रहे हो तो हो सकता है कि ये सवाल आए और ऑप्शन में टेंसर ना हो। तो जब सर टेंसर नहीं होगा तो क्या हम वेक्टर लगा देंगे ना, वेक्टर तो तब भी नहीं लगाओगे तुम, तो क्या लगाओगे, स्केलर लगाओगे वहां पे। क्या लगाओगे, स्केलर वाला ऑप्शन। सर अगर ऑप्शन में टेंसर भी है और स्केलर भी है और वेक्टर भी है और नॉन ऑफ दीज है तो क्या लगाए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज टेंसर। सर टेंसर नहीं है, वेक्टर है, स्केलर है और बोल रहा बोथ या नॉन ऑफ दिस, तो क्या लगाएंगे, स्केलर, ठीक है। अब टेंसर का मतलब क्या है कि करंट जो है ना, अभी आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे, करंट जो है ये अलजेब्रिक एडिशन को
फॉलो करता है। खगेश सर सॉरी यार, तुम टेंशन पढ़ा पढ़ा के बच्चों को टेंशन दे दोगे, उन्हें स्केलर पढ़ाओ, अभी जेई नीट का नहीं पढ़ा, क्लास 10 बोर्ड देने जा रहे हैं, तो ये लो रात की कॉफी और कुछ खा लो यार, ओके है ना, ओके, थैंक जल्दी यू। से कुछ खा लो फटाफट। ओके और तो मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ। हेलो बच्चों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम सारी की सारी वीडियो इसी चैनल पे लेकर आ रहे हैं, केमिस्ट्री आउल पे। और चैनल का नाम भले केमिस्ट्री आउल है, हितेंद्र पांडे केमिस्ट्री आउल, लेकिन आपके इस प्यारे से चैनल पे जो कि है हितेंद्र पांडे केमिस्ट्री आउल, आपको मिलेगा सारा का सारा फिजिक्स, सारी बायोलॉजी और सारी केमिस्ट्री। तो बने रहिए साथ में, और इस बार पूरा का पूरा कंटेंट जो भी यहां पे मिलेगा पूरा पूरा कवर करिए। हम पहले चैप्टर से वीडियो भी बना रहे हैं और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से वीडियो बनाएंगे। सारे लिंक आपको, जो जितने भी ताजी नए नए वीडियो बन के आ रही होंगी अगले 3 से 4 दिनों में या 3 दिनों में, जो भी आपके एग्जाम से पहले पहले तक, आप वो सारा रिवाइज कर लीजिए। बिलीव मी, हम लोग प्रॉमिस करते हैं आपसे कि किसी भी बच्चे के 99 95 से नीचे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एटलीस्ट 95 तो अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो बड़े आराम से 95 प्लस स्कोर करेगा। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए। रेजिस्टेंस और ये टेंशन और टेंशन जो भी है अच्छे से पढ़ो, है ना। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी बहुत अच्छे से टॉपिक्स हैं, और ये सब टॉपिक ऐसा नहीं है कि केवल 10th में ही काम आएंगे। ये टॉपिक आपके लिए क्लास 11 12 जेई या नीट जो भी आप आगे देने चाहेंगे, या सीबीएसई के एग्जाम दे रहे होंगे, आईसीएसई के एग्जाम दे रहे होंगे, ये सारे टॉपिक आपके लिए फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, और आप इतने अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लिए कि आगे चल के जब नेक्स्ट क्लासेस में आप आएंगे तो आपको ये ना लगे कि यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो चलो बने रहो। सर बच्चों को संभालिए, ठीक है, फटाफट करते हैं। चलो, तो नाउ थैंक यू सर फॉर द कॉफी। ठीक है, तो ओके, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो करंट है ना बेटा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट फिर भी वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि एक उसकी प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वाली प्रॉपर्टी होती है, उसको फॉलो नहीं करता है। ये डायरेक्टली अलजेब्रिकली ऐड हो जाता है। जैसे मान लो इधर से 2 एम्पियर आया, इधर से 3 एम्पियर आया, इधर 5 चला गया, इधर भी जा सकता है। ठीक है, वो तुम्हारी तरह नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, चलो देखो इधर। तो रेजिस्टेंस क्या है यार? रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस होता क्या है? ये ऑब्स्ट्रक्शन है जो ऑफर करता है फ्लो ऑफ करंट को या फिर चार्ज को, है ना। अब जैसे मान लो कि तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसको मैं सिंपली करके डिस्ट्रैक्शन बोल दे रहा हूं। ठीक है, बहुत सारा चीज तुम लोग लाइफ में अदर अदर चीज यूज, सोशल मीडिया वगैरह करते रहते हो, है ना। तो वो भी क्या है तुम्हारे लिए? डिस्ट्रैक्शन ही है। ठीक है, वैसी जो है रेजिस्टेंस के लिए क्या है? ये ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट और चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट वी गो टू द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की। अब दोनों में डिफरेंस देखना। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है किसकी? कंडक्टर की। बट रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। अब इसी पे तुमसे सवाल खेल जाएगा वो। रेजिस्टिविटी एनसीईआरटी में सब डिफिनेशन लिखा हुआ है ना। रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। ये क्या डिटरमाइन करता है? ये बताता है कि जो आपका चार्ज का फ्लो है कंडक्टर के अंदर, जो चार्ज का फ्लो है उसको ये कितना स्ट्रांगली अपोज कर रहा है। बात समझ आ रहा है? चार्ज को कितना स्ट्रांगली अपोज कर रहा है उसको ये फाइंड करता है। हाउ स्ट्रांगली इट अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, इसको ये बताता है। तो रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट। यहां पे आपका टॉपिक है एनालिसिस ऑफ आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहां पे रो रेजिस्टिविटी है, आर रेजिस्टेंस है, एल कंडक्टर का लेंथ है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक कंडक्टर, सर सब जगह कंडक्टर ऐसे ही क्यों बना होता है? सवाल मन में कभी ना कभी आया होगा, और आया होगा तो तुमको अपने स्कूल टीचर से पूछना चाहिए था। 2-3 सवाल तो बेटा स्कूल टीचर से पूछना बनता था तुम्हारा। एक, सर पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज इन्फिनिटी पे गया कैसे? दूसरा, कंडक्टर हर जगह जो है, मोस्टली जगह सब लोग ऐसे क्यों बना देते हैं? देखने में अच्छा लगता है इसलिए नहीं। जैसे समझो अगर ये वायर हो तो तुम तो ऑब्जर्वर हो, तो तुम सामने से देखोगे तो ये क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? सर्कुलर। तो इधर से देखेगा तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर।
तो समझने के लिए हम इसको इस टाइप से लेते हैं। वो किसी भी शेप में सकता है, ठीक है। आगे चल के ये तुमको क्यूबॉइड भी मिलेगा हायर मतलब क्लासेस में। अभी के लिए ज्यादा लोड नहीं लेते हैं, वैसे तो जीवन में बहुत लोड है। चलो देखो यार, ये कंडक्टर की लेंथ है L और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A। अब चूंकि ये सर्कुलर है तो एरिया कितना होता है, मैथ का एग्जाम दे दियो तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और कई बार डायामीटर के टर्म्स में, डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो एरिया कितना हो गया पाई, और आर की जगह रख दो d/2 तो कितना हो गया d²/4। तो ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। ये मान लो इसका रेडियस है r, ये क्रॉस सेक्शन एरिया था, कंडक्टर का लेंथ था, ठीक है। अच्छा चलो आओ, तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली रेजिस्टिविटी के तो प्रोपोर्शनल है ही, मैं लिख देता हूं। अच्छा, रेजिस्टेंस लेंथ के, कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है आपका, अभी हमने बोला था कि रेजिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी है, पीछे जाके देखो, जस्ट अभी हमने आपको क्या बताया था कि ध्यान देना, रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, लेकिन रेजिस्टिविटी किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का, कि किससे बना है वो, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि जो रेजिस्टेंस है ये मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी के, और रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी थी, मटेरियल के। तो रेजिस्टेंस के बारे में और अच्छे से आइडिया कौन देगा, मटेरियल। मटेरियल माने कॉपर का वायर है कि एल्यूमिनियम का वायर है, या तुम्हारा उसको कैसे समझ सकते हो, या कोई एलॉय से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे सर कैसे डिपेंड करेगा, कंडक्टर है ना, अगर मान लो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, कम करोगे तो कम हो जाएगा। ऐसा किसकी बिहेवियर है, कंडक्टर का, मतलब मेटल का, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, आधा से ज्यादा मतलब ये सवाल आएगा, आधा से ज्यादा लोग इसको भी गलत करेंगे, देखो जरा। अच्छा देखो, अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है ना, ओम मीटर यूनिट है इसका, लेकिन सर एग्जाम में हम भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं तो यहाँ देखो, आर इक्वल टू यूनिट, यूनिट ने बेटा डिराइव कर लिया करो वहीं के वहीं, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई, किसका निकालना है सर, रो का निकालना है। रेजिस्टेंस का यूनिट किस में होता है, ओम में, रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ओम में। रेजिस्टिविटी का नहीं पता, कंडक्टर का लेंथ है एसआई यूनिट मीटर, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, एक वाले मीटर से इसका एक स्क्वायर चला गया, इसको इधर ट्रांसफर करो, ओम इंटू मीटर किसका यूनिट आ गया। तो अगर भूल गए तो ये याद रह गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। रेजिस्टिविटी फिर से मैंने बोला किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का। और जो मेटल एंड एलॉय होता है, जैसे मान लो कोई मेटल है या फिर कोई एलॉय है, ठीक है, तो मेटल और एलॉय जो है उसका जो रेजिस्टिविटी है वो कैसा होता है, लो होता है। तो मेटल्स एंड एलॉय हैव लो रेजिस्टिविटी, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है, काफी हाई होती है, 10⁻15 और 13 के ऑर्डर में होती है। जैसे रबड़ वगैरह हो गया, है ना, पॉलीथीन वगैरह हो गया, तो वो सब इंसुलेटर है। मेटल और एलॉय की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, लो। अब क्यों होती है मैं इस डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा तो मैं थोड़ा इमोशनली ना बह करके पूरा फिर जेई वाले डोमेन में मैं चला जाऊंगा, ठीक है। उसमें मतलब खेलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, तो मैं उधर जा नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी इतने से तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। अब इसमें ना बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे कि सर लेंथ को कम कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना होगा, एरिया बढ़ा दो तो कितना होगा, बिना खींचे वायर को डबल कर दिए तो कितना होगा, खींच करके डबल कर दिए तो कितना होगा, कम कर दिए तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज कितना होगा। ये सब आपको मिलेगा किसमें, क्वेश्चन वाले सीरीज में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा किसी भी चैप्टर में जो मैं कराऊं और उसके आसपास से सवाल ना बने। अगर आता है तो बन जाएगा, मतलब आता है तो मतलब अगर आपका बोर्ड उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है और आप ये देख के गए हो क्वेश्चन वाली सीरीज और ये वाली, तो आप सवाल कर लोगे, इस बात की श्योरिटी पूरी है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब है भाई सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओम्स लॉ। पहली बात कि जो ओम्स लॉ है आपका, इसको लेकर के बहुत सारा मिसकंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। मार्केट में इसलिए बोल रहा हूं कि ज्यादातर लोग उल्टा ही पढ़ा रहे हैं इसको। मैं ये बात बहुत प्राउडली बोल सकता हूं कि आधा से ज्यादा जनता इस चीज को गलत पढ़ा रही है, और मैं ये डंके की चोट पे बोल रहा हूं। जिसको लगता हो कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है, वो मेरे से 1-to-1 में आकर के बात कर लो। श्री राम नंदिनी गुरुकुल के अंदर मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो भी गलत लिख रखा है।
स्टेटमेंट सही है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गलत है। कि जो V इक्वल टू आई आर की जो दुनिया चल रही है ना, वो मैं क्लेम कर रहा हूं कि वो गलत है। मैं ऑफिशियली ये यूट्यूब पे बोल रहा हूं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली वो चीज गलत है। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों गलत है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, हवा में कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड बीइंग कि मैंने सर्व किया है गवर्नमेंट को, ठीक है, एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जामिया, तो मैं ये प्राउडली बोल सकता हूँ, जिस प्रोफेसर ने मुझे पढ़ाया है, अगर हामिद सर इस वीडियो को कभी देखेंगे तो उनको पता होगा, सर ने डांटा भी था इस चीज पे, ठीक है। तो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि V इक्वल टू आई आर ठीक है, मैथमेटिकली अपनी जगह पे ठीक है, सवाल भी आपके बन जाएंगे, लेकिन फिजिक्स के साथ वो जस्टिफिकेशन है ही नहीं। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ओम्स ने एक्चुअली क्या बोला था। अगर किसी को है तो आप गूगल पे जाइए, IEEE का पेपर खोलिए, आप ओम्स में जाइए और आपको मिल जाएगा। सवाल आपके सब बनते जाएंगे, लेकिन जिस दिन जेई ने थोड़े ऊपर नीचे सवाल कभी दे दिया ना अपने टाइम पे, तो समझ में आ जाएगा उस दिन कि ओम्स लॉ। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्यों ये चीज मैं बोल रहा हूं। देखो जरा, ओम्स ने एक्चुअली में क्या बोला था। पहली बात कि उसने रेजिस्टेंस से रिलेटेड बात की ही नहीं थी, उसने कंडक्टर के कंडक्टेंस के रिलेटेड बात बोला था कि कोई भी कंडक्टर कितना इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करा रहा है। वो रेजिस्टेंस के बारे में क्यों बोलेगा यार। उसका जो कहानी था वो कंडक्टेंस के ऊपर था, जी के ऊपर था, कैपिटल जी। अब अभी पहले इसको समझो। खैर एनीवे, मेरा किसी से यार देखो कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन मैंने बहुत जगह ये चीज देखा, चूंकि मैंने अपने टाइम पे काफी अच्छे और काफी दिग्गज प्रोफेसर से पढ़ा हुआ है, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता जो मार्केट में गलत चल रहा है, ठीक है ना। तो हामिद सर को भी मतलब मेरी तरफ से थैंक यू। मैं तो सर को क्या ही थैंक यू बोलूंगा, ठीक है। तो खैर एनीवे, तो ओम्स लॉ क्या है इसको समझेंगे जरा। देखिए, आप पहले गलत वाला वर्जन देखो। आप जनरली क्या पढ़ते हो, सब जगह बता देते हैं लोग V प्रोपोर्शनल टू आई, मैथमेटिकली। अब मैं बोल रहा हूँ कि V प्रोपोर्शनल टू आई गलत है, होना चाहिए I प्रोपोर्शनल। अब कुछ लोग इस वीडियो के कमेंट में जरूर आएंगे और वो बोलेंगे कि दोनों तो एक ही बात है, जितना x को बढ़ाओ उतना y बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही है, एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को कम करो तो दूसरा भी कम होगा। एकदम ठीक बात है। मैं ओम्स के अकॉर्डिंग ये बात ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है, सुनना जरा। देखो, V प्रोपोर्शनल I और I प्रोपोर्शनल V में डिफरेंस क्या है। सपोज करो, अच्छा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट एकदम ठीक है, एनसीईआरटी में या कहीं पे भी वो ये बोलता है कि कोई कंडक्टर है आपके पास, उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उस कंडक्टर के अक्रॉस, और उस समय आपने फिजिकल पैरामीटर स्पेशली टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। ठीक बात है इतना। क्या बोला गया है, आप पढ़ना जाकर के एनसीईआरटी, बहुत लोग इसके बाद खोल खोल के अपना बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ेंगे। तो आई प्रोपोर्शनल टू भी जो है और V प्रोपोर्शनल टू आई, मैं ये बिल्कुल बोल रहा हूं कि दोनों मैथमेटिकली ठीक है। मैथमेटिक्स के साथ भी जस्टिफिकेशन नहीं है ग्राफ के अंदर इसमें, ठीक है ना। तो देख लो, अब I प्रोपोर्शनल V और V प्रोपोर्शनल I को समझते हैं पहले। V प्रोपोर्शनल I जो अगर आप बोलते हो तो इससे स्टेटमेंट ये होना चाहिए था कि सर कंडक्टर था, कंडक्टर में जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए बिना करंट पहले फ्लो हो गई, पहले करंट फ्लो हो गई, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, फिजिकल पैरामीटर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, ये मैटर हो गया V प्रोपोर्शनल I। लेकिन I प्रोपोर्शनल V जो है वो ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, पहले जो है आपने कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हुई, चार्ज फ्लो हुआ और अपोजिट करंट फ्लो हुआ, अपोजिट डायरेक्शन। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को जिस दिन हटाते हो तो यहाँ पे 1/r आता है, ठीक है, और 1/r इज द कंडक्टेंस, ठीक है। तो चलो, तो ओम्स लॉ में अगर इसका स्टेटमेंट आता है तो आप क्या लिखोगे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो आप एक छोटा सा सर्किट बना देना, आप ये दिखा देना कि आपके पास एक कंडक्टर था, कंडक्टर कंडक्टर में आपने सबसे पहले, पता है ये वाला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया एक कंडक्टर लाके तुम बाजार से ले आए, ठीक, तुमने इसको ऐसे ही रख दिया। वो ये बोल रहा था कि कंडक्टर को तुमने ऐसे रखा, ठीक है, रख दिया, और कंडक्टर को ऐसे रखने से हुआ क्या कि कंडक्टर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ही नहीं किया, करंट पहले फ्लो हो गई और बाद में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुई। ये था इस बात का मतलब, जो कि गलत है।
तो सही वाला क्या है देखना, सही वाला क्या है, सही वाला ये है कि जब ओम्स लॉ आए एग्जाम में तो आप प्राउडली ये बना सकते हो। अब डिपेंड करता है बेटा कि एग्जामिनर जो है वो सिर्फ हाई स्कूल पास है या ठीक ठाक जगह से पढ़ा हुआ है, वो डिपेंड करता है। बट यार मैं यहाँ पे ना गलत चीज़ पढ़ा नहीं पाऊंगा, मुझसे हो नहीं पाए, चलिए सीआरटी, सीआरटी को भी सोचना चाहिए, ड्राफ्ट वगैरह उसको देखना चाहिए क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, हालांकि उसको भी प्रोफेसर लोग ही करते हैं, ठीक है, बहुत दिन से वही बुक चलती आ रही है, लेट तो होता नहीं। चलो देखो खैर एनीवे, अभी जो अपना काम है उस पर ध्यान देते हैं। तो ये तुम्हारा एक कंडक्टर है ना। अब तुमने क्या किया, अभी हमने शुरू में भी समझाया था कि कंडक्टर है, आप इस कंडक्टर में आपने जो है एक मेटालिक वायर कनेक्ट किया, ये बैटरी लगाई, ये स्विच हुआ, स्विच को आपने ऑन किया t इक्वल टू 0 पे, ये सब डायग्राम बना के आओगे ना, एग्जामिनर अगर ठीक ठाक होगा पढ़ा लिखा, ट्रेस हो जाएगा तुम्हारे। अब क्या हुआ, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज एकोमुलेट हो गए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव था, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, नहीं कुछ लोग इसमें भी कमेंट करने आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे देखो ये सब साइमल्टेनियस होता है, जैसे स्विच ऑन हुई खटाक से, इधर पॉजिटिव एकुमुलेट हुआ, इधर नेगेटिव एकुमुलेट हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके अंदर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन इधर भागा, करंट इधर भागा, ये सब डिसाइड किसने किया, इस पोटेंशियल डिफरेंस ने। अगर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव एकुमुलेट नहीं होता तो ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होती, ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता, और ना ये करंट फ्लो होता। तो करंट हाई से लो की तरफ फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लो से हाई, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ। अब ध्यान देना यार, कंडक्टर का लेंथ था L, ये सब डायग्राम बना के आया करो, क्रॉस सेक्शन एरिया है A। देखो एक चीज और बताता हूँ, जैसे मान लो, ठीक है, कि बहुत लोगों का ना मैथमेटिकल पार्ट अच्छा है, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं लेकिन उनका राइटिंग स्किल खराब है। अब फिजिक्स में एक हैक बताता हूँ, मैंने 12th वालों को भी बताया था, इसका एक हैक है, आप जरूरी नहीं है कि अपनी इमोशन को हमेशा लैंग्वेज या लिटरेचर में ही बताओ, आप अपनी इमोशन को, आप अपनी जो इमोशन है, आपकी जो फीलिंग है उस क्वेश्चन को लेके, जो फील फैक्टर है आपका, उसको आप अपने मैथमेटिक्स के थ्रू भी बता सकते हो, आप मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू भी बता सकते हो। जैसे आप इंग्लिश में मेटाफर वगैरह यूज करते हो, वैसे ही आप अपने इक्वेशन, सर्किट, ग्राफ, इनके थ्रू भी अपनी बातों को एग्जामिनर तक पहुंचा सकते हो। दिस इज ऑल्सो द अनदर वे ऑफ, है ना, डिलीवर योर इमोशन इन द एग्जामिनेशन, एंड दैट इमोशन is in the form of circuit, in the form of graph, in the form of mathematics. This is also an emotion. ठीक है, देखो इधर, तो ये लेंथ हो गया कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, ये सब हो गए। अब ओम्स का स्टेटमेंट देखो, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि व्हेन यू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, द करंट विल फ्लो इनसाइड अ कंडक्टर, यानी कि I इज प्रोपोर्शनल टू, I प्रोपोर्शनल टू V का मतलब क्या हो गया कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, और उस दौरान फिजिकल पैरामीटर यानी कि टेम्परेचर आपका क्या रहा, कांस्टेंट। अब जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो यहाँ पे आता है 1/r इंटू V, इस r को इधर ट्रांसफर करो, ये हो गया I इंटू आर इक्वल टू V, और इसी को दुनिया में आप गाते घूमते हो V इक्वल टू I। ठीक है, कायदे के हिसाब से मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि I इक्वल टू 1/r को आप कंडक्टेंस G बोलो इंटू V बोलो, दैट इज द मोस्ट करेक्ट वर्ड। G यहाँ पे बेटा कंडक्टेंस, ये सब अगर लिख के आ जाओगे ना बेटा एग्जाम में, मेरे जैसा एग्जामिनर हुआ इसी बात पे तुम्हें फिजिक्स में पूरे 23-25 नंबर। I इक्वल टू G इंटू V, G इज द कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। खैर एनीवे, तो I प्रोपोर्शनल टू V। अब ग्राफ वाला इसमें जो सिस्टम है तुम्हारा, जो क्वेश्चन आता है उसको भी एक बार देख ही लो, है ना, हालांकि मैं क्वेश्चन में अलग से लेके भी आऊंगा, बट एनीवे, तो I प्रोपोर्शनल टू V का मतलब आप देखना यहाँ पे, अगर हम ग्राफ को I और V के बीच में बनाए, यानी कि Y एक्सिस पे आपका क्या है, करंट है, X एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है।
आप याद करो, अपने मैथ का एग्जाम अभी अभी दिया है, आप याद करो कि जो ग्राफ वाले सवाल होते थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते थे, तो आप एक्स एक्सिस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और वाई एक्सिस डिपेंडेंट होता था, है ना? याद करो, x प्लस टू इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू डालते थे तो वाई निकलता था, याद आ रहा है? जब x की डालते थे तो y निकलता था। इसका क्या मतलब है कि x सर हमारा इंडिपेंडेंट था, वैसे ही हमारा पोटेंशियल क्या है? इंडिपेंडेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपके हाथ में इसका कंट्रोल है पोटेंशियल का। आप 2 वोल्ट लगाओ, 3 वोल्ट लगाओ, 10 वोल्ट लगाओ, ठीक है, 0.1 लगाओ, 0 पॉइंट जो भी लगाना, ये आपके हाथ में, करंट आपके हाथ में नहीं है। जैसा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे वैसा करंट दौड़ेगा सर्किट में। बात समझ आ रहा है? तो एक्स एक्सिस पे कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई एक्सिस पे कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और मैथमेटिकली भी यही सही है। अगर मैं v वर्सेज i बोलूं, इसका मतलब है कि मैंने ग्राफ को ही उल्टा कर दिया, मैंने एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल ले लिया? इंडिपेंडेंट वाला। मैथ में तो अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल लिया। चूंकि i प्रोपोर्शनल टू v इक्वल टू आई आर में, आप यहां से देखो, आप ग्राफ इस वाले को देखो, आप ग्राफ किसके किसके बीच में बना रहे हो? i और v के बीच में बना रहे हो कि नहीं? हाँ, तो y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन, ये तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होगे 10th के एग्जाम में। y इक्वल टू एम एक्स, वाई पे क्या है? करंट, कंपेयर कर लो। x पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्लोप क्या हो गया तुम्हारा? यहाँ पे देखना, स्लोप क्या हो गया? यहाँ पे i इक्वल टू 1/r वर्सेज v है, तो स्लोप क्या हो गया तुम्हारा? 1/r। यही तो है, ये देखो ना, यहाँ से स्लोप इज 1/r। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज, स्लोप मतलब tan थीटा, ये कितना आ गया? 1/r। और स्लोप को आप कैसे लेते हो? एंटी क्लॉकवाइज लेते हो, ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा हो गया। तो ग्राफ वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसी में 2 ग्राफ दे दिया, एक लाइन ए बोल दिया, एक लाइन बी बोल दिया, और पूछा कि बताओ अब स्लोप कितना है? 1/r। तो बोल दिया कि बताओ इन दोनों में से किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका कम होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं उसमें लेके आऊंगा क्वेश्चन वाली सीरीज में, ठीक है? अच्छा, तो सर कहीं कहीं पे v वर्सेज i भी दिया रहता है, अब देना नहीं चाहिए, दे ही दिया तो देख लो। v वर्सेज i लोगे तो स्लोप कितना हो जाएगा? ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा। ये देख लो, y इक्वल टू एम एक्स, अगर यहाँ पे मैं कर दूं मैथमेटिकली, तो y पे हमने क्या लिया है? y पे v लिया है, और x पे कितना ले लिया है हमने? i। तो इसका क्या बचा? स्लोप, रेजिस्टेंस। y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर लो, तो स्लोप इसका कितना हो गया? स्लोप माने कि tan थीटा कितना हो गया इसका? रेजिस्टेंस हो गया r। ठीक बात है, इतना है ना? ये तुम्हारा थीटा रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। एक एनसीईआरटी में जब आप जाते हो तो आपको आता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ओम्स लॉ। ये डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आएगा, वो लिखेगा कैसे क्वेश्चन मिक्स कर सकता है, बोलेगा कि आपसे कि राइट ओम्स लॉ, एक्सप्लेन ओम्स लॉ एंड ड्रॉ द एक्सपेरिमेंटल सर्किट ऑफ ओम्स लॉ। जैसे उसने यूज कर दिया वर्ड एक्सपेरिमेंटल सर्किट, ठीक है, तो आप ये वाला सर्किट बनाओ। ये सर्किट क्या है समझ लो। देखो, ये कुछ नहीं है यार, यहाँ पे कई सारे सेल हैं, 1 2 3 4, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को आप बैटरी बोलते हो। इन सब का पोटेंशियल कितना है? V है। और आपने ये वायर आपका मेटालिक वायर है, रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस 2 पॉइंट हमने ले लिया, X और Y। इसके पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर देखो पैरेलल में लगा दिया, इससे कितनी करंट दौड़ रही है इसको मेजर करने के लिए अमीटर लगा दिया। यहाँ पे ये क्लोज्ड स्विच है, जैसे स्विच को ऑन करोगे करंट फ्लो होगा, वो करंट इसमें जाएगा और वोल्ट मीटर क्या करेगा? इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और ये मेजर कर लेगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सर ये क्या है? आपने जो येलो लाइन से दिखाया है, इसका मतलब ये कि ये वायर जो है ये फ्री है, इसको तुम उठा के यहाँ कनेक्ट कर लो। ध्यान देना यार, यहाँ कनेक्ट कर लो, मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ कनेक्ट कर लो, ठीक है? या तुम यहाँ से कनेक्ट कर दो, या तुम यहाँ से कनेक्ट कर दो, या तुम यहाँ से कनेक्ट, तुम चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, तुम कहीं से भी कनेक्ट करो, वो v/i का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। तभी तो ग्राफ कैसी थी? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इसका क्या मतलब है कि आप जितना x में बढ़ रहे हो उतना y में भी बढ़ रहे हो। बात समझ आ रहा है? जितना आप x में चल रहे हो उतना y में चल रहे हो, यानी कि लीनियर प्रोग्रेशन है तुम्हारा, लीनियरली वेरी कर रही है, ठीक है? तो अगर आप मान लो इसके साथ ले लिए तो v/i का रेशियो r मिल गया, ठीक है? इसके साथ ले लिए तो 2v हो गई, इसके साथ 3v, इसके साथ 4v, ठीक है? तो इसलिए मैंने लिख दिया v/i इक्वल टू कांस्टेंट। देखो मैंने यहां पे भी कोट किया है i प्रोपोर्शनल टू v। मैंने क्या कोट किया? i प्रोपोर्शनल टू।
ओम्स लॉ यही है, I प्रोपोर्शनल टू। नेक्स्ट, ठीक है, स्लोप बेस्ड एनालिसिस। हाँ देखो मैंने टॉपिक डाल दिया तो मैं बता दे रहा हूं तुमको। स्लोप बेस्ड एनालिसिस क्या था मेरा, कि जैसे मान लो देखो, एक मैं ले ले रहा हूं I वर्सेज V, तुम्हारी तसल्ली के लिए एक हम ले, क्वेश्चन सेम, तुमको देखने में सेम लगेगा लेकिन सेम है नहीं। स्लोप का एंगल हमेशा एक्स एक्सिस है रेफरेंस के साथ। ये आई वर्सेज वी है। अब आई वर्सेज वी के ग्राफ में आई वर्सेज जो पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ होता था, इसका स्लोप क्या देता था, इसका स्लोप देता था तुम्हें 1/r, ठीक है। स्लोप क्या होता था, tan थीटा। tan थीटा कितना है, 1/r, ठीक है सर। वी वर्सेज आई, वी वर्सेज आई का स्लोप क्या देता था, इसका स्लोप क्या देता था, रेजिस्टेंस, और यही था तुम्हारा tan थीटा। अब मैं बोल दूं ये वायर ए है और ये वायर बी है, ये वायर ए है और ये वायर बी है। बी के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है, दिस इज थीटा बी, दिस इज थीटा ए, दिस इज थीटा बी, दिस थीटा। देखने में दोनों सवाल सेम लग रहा है लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग है। अब अगर मैं बोलूं कि आई वर्सेज वी ग्राफ में, ये ग्राफ गिवन है, अब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर मैं बोल दूं आर ए ग्रेटर देन आर बी, आर बी ग्रेटर देन आर ए, आर ए इक्वल टू आर बी, कौन सा सही है, एंड द सेम ऑप्शन विल गो हियर, आर ए इक्वल टू आर बी, आर ए ग्रेटर देन आर बी, आर ए लेस देन आर बी, आर ए इक्वल टू आर बी। मेरा सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, समझना यार। अगर मैं इस वाले ग्राफ को देखूं, इसको मैं ग्राफ नंबर 1 बोल दे रहा हूं, इसको मैं ग्राफ नंबर 2 बोल दे रहा हूं। अगर मैं ग्राफ नंबर 1 की बात करूं तो ग्राफ नंबर 1 में ध्यान देंगे कि आई वर्सेज वी ग्राफ है, ठीक है सर। स्लोप 1/r होता था, एकदम ठीक बात है। स्लोप tan थीटा होता था, और मैथ अभी एग्जाम दिए हो, tan थीटा में अगर थीटा बड़ा है तो उसका tan थीटा भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि वो स्लोप भी क्या होगा, बड़ा होगा। और जो स्लोप है तुम्हारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के साथ। क्या है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि यार जिसका थीटा बड़ा होगा उसका स्लोप बड़ा होगा, एकदम सही बात है। और अगर स्लोप बड़ा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब अगर जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, एकदम ठीक बात है। और जिसका स्लोप जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर उस बेसिस पे देखो तो किसका थीटा बड़ा है, स्लोप माने थीटा, किसका थीटा बड़ा है, ऑब्वियसली सर बी का बड़ा है, ठीक है। बी का बड़ा है यानी कि बी का थीटा बड़ा है, यानी उसका स्लोप ज्यादा है, उसका स्लोप ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो सर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला। इसमें देखो अभी देखने में सेम है, अभी यहां देखना स्लोप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ क्या स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। अब समझना जरा, अगर स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। स्लोप माने थीटा, जिसका थीटा बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा। किसका थीटा ज्यादा है, बी का, तो यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, बी वाला, यानी ए वाला सर कम हो गया, एकदम ठीक बात है। दिस इज द स्लोप बेस्ड एनालिसिस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, फटाक से देखेंगे इस पे जितने भी सवाल पॉसिबल हैं, ये आपको सारे अच्छे टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के ऊपर। अभी इसका मोटा मोटा चीज हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास वायर कनेक्टेड है, ध्यान देना ये वायर है, ठीक, इसका मान लो रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। यहाँ से करंट फ्लो की आई, करंट हवा में नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स ये बैटरी वगैरह से कनेक्टेड है। अब उतना इमोशन को समझो, R1 R2 R3 ये सब ओम में है। कुछ लोग ज्ञान दे देते हैं यूट्यूब पे, मैं लिख दूं, किसी को कुछ नहीं मिला तो यही मिल जाएगा। R1 R2 R3 ये सब ओम में है, पहले बता दिया, करंट एम्पियर में है, ठीक। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है। अच्छा सीरीज में मैं कनेक्ट कर ही दे रहा हूँ भाई, मुझे भरोसा नहीं, कुछ नहीं मिला तो सर यही 4 को कमेंट कर
यहाँ से करंट निकला है भाई पॉजिटिव टर्मिनल। सीरीज पैरेलल तो मैं ऐसा सिखा दूंगा क्वेश्चन में कि तुम 10वीं क्लास छोड़ो, जेई एडवांस के भी सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन लगा दोगे। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरीज पैरेलल ऐसा सिखा दूंगा तुम्हें कि तुम कोई भी क्वेश्चन को किल कर सकते हो सीरीज और पैरेलल के, ठीक है, चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली बात है। देखो यहाँ पे सीरीज में तुम बस कॉन्सेप्ट सीख लो। सीरीज में क्या होता है, अब देखो ये बैटरी है, बैटरी है, ठीक है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, हाँ सर निकलेगा। करंट जाएगा इसमें वायर में, करंट ऐसे घूमता हुआ गया मजे में, जैसे तुम घूमते रहते हो किसी के अराउंड चारों तरफ, और करंट वापस इसमें चले, एनर्जी कंजर्व रह गई, जहां से चले थे वहीं आ गए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यार, जो करंट यहां जा रहा है वही करंट सर यहां जा रहा है, और वही करंट यहां जा रहा है, और वही करंट यहां जा रहा है, वही करंट यहां था कि नहीं? ठीक है था। अब समझना जरा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी होगी, इस R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? तो सर पोटेंशियल तो V इक्वल टू I इंटू R होता है। अब चूंकि हर जगह का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना होगा? V1। V1 क्यों? I इंटू R1। इसकी जगह का पोटेंशियल I इंटू R2 तो V2। इसके जगह का पोटेंशियल V3। समझ रहे हो कि नहीं? अब ये जो V होगा वो इन तीनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, यानी कि जो पोटेंशियल तुम अप्लाई किए हो उसका जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसे समझो घर से 100 रुपए लेके निकले थे, तुमने अलग अलग अमाउंट अलग अलग दुकान पे खर्च किए, तो जब घर पे आए तो मम्मी ने पूछा बेटा कितने रुपए लेके गए थे, तुमने बोला 100। कहाँ कहाँ खर्च किए? तुम जोड़ना शुरू किए, तो मम्मी 20 रुपया वहां, 30 रुपया वहां, 40 रुपया वहां, ऐसे ऐसे करके तुमने जब सबको जोड़ा तो कितना मिला? 100। ये जो रेजिस्टेंस है ना बेटा, ये भी क्या कर रहा है? पोटेंशियल का ड्रॉप करा रहा है। पोटेंशियल का ड्रॉप मतलब करंट जब भागता हुआ गया रेजिस्टेंस के पास, उसने उसको क्या किया? स्लो डाउन किया, फिर आगे गया और कम हुआ, फिर और, तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। एक चीज और समझ लो लगे हाथ, ये रेजिस्टेंस है, यहां से करंट फ्लो किया, तो जब करंट एंटर करता है रेजिस्टेंस में तो यहां पे प्लस आता है, और जब लीव करता है, जब लीव करता है तो माइनस आता है, जब लीव करता है तो माइनस आता है। कभी तुमने अपने स्कूल में टीचर से ये सवाल पूछा कि सर ये वायर का रेजिस्टेंस आर है, आप हर जगह यहाँ से दिखाते हो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये लगाते हैं, हर जगह यहीं क्यों लगाते हो? मेरा मन है मैं यहाँ माइनस लगा दूं, यहाँ प्लस लगा दूं तो क्या होगा? पूछना चाहिए था। एनीवे देखो, तो कहने का मतलब ये, जब करंट किसी टर्मिनल से एंटर करता है तो प्लस, जब लीव करता है तो माइनस। इसका रीजन सुन लो। आज वायर में करंट एंटर किया, अभी मान लो तुम घर से स्कूटी लेके निकले, अभी स्पीड ब्रेकर नहीं आया है, तुम स्कूटी एकदम, भले किसी के शो ऑफ में स्कूटी एकदम बढ़िया चला रहे हो 60-70 पे, जैसे ही स्पीड ब्रेकर आया तुमने उसको स्लो डाउन किया, फिर जब स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया फिर तुमने क्या किया? बढ़ा दिया। ऐसे ही तुम्हारा वायर करता है। जैसे ही यहाँ से करंट आई, यहाँ से बढ़िया स्मूथ जा रहा था, तो एनर्जी एकदम हाई थी, तो जब एंटर किया तो एनर्जी एकदम ऐसा था, और जैसे ही रेजिस्टेंस क्रॉस किया एनर्जी ऐसी हो गई, और जब निकला तो एनर्जी और डाउन हो गई, फिर आगे वायर है, तो यहां से यहां तक फिर वो चलेगा बढ़िया, फिर जब एंटर करेगा तो एकदम हाई एनर्जी के साथ, और जब उस बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो लो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल ड्रॉप। बात समझ आ रहा है? तो इसका हम सर्किट के अंदर यूज करेंगे क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को। एनीवे, तो यहां से करंट एंटर किया, यहां से करंट एंटर किया प्लस, लीव किया माइनस, एंटर किया प्लस, लीव किया माइनस, एंटर किया प्लस, लीव किया माइनस, ठीक है ना? अब यहाँ पे जो V है वो कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू कितना है? IR। दिस इज इक्वल टू V1 कितना होगा सर? यहाँ का करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस। V2 कितना होगा सर? यहाँ का करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस। V3 कितना होगा? यहाँ का करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I इक्वल टू R टोटल या R इक्विवेलेंट, I कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल, तो आर टोटल या आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस था सर, 10 20 100 50 होता तो सब जोड़ते चले जाते, एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ आल्सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इन सीरीज सर्किट। तो सीरीज में क्या सीखने को मिला? नोट पॉइंट। सीरीज में क्या सीखने को मिला? सीरीज में आपको 2 चीज सीखने को मिला। पहला, थ्रू आउट द सर्किट करंट सेम होगा, थ्रू आउट द सर्किट, सर्किट को मैं सीकेटी शॉर्ट में लिख रहा हूं, सर्किट इज सेम। डिफरेंट क्या होगा? पोटेंशियल अलग अलग होगा, ध्यान देना। यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। सर V1 क्यों?
करंट तो सेम है बेटा, रेजिस्टेंस अलग है। सर रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उन सबको जोड़ोगे तो यही मिल जाएगा, अभी भी जोड़ोगे तो यही मिलेगा, एनर्जी वाली बात है ना, कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो थ्रू आउट द सर्किट करंट इज सेम, फ्लो में सर्किट इज थ्रू आउट द सर्किट करंट इज सेम, सॉरी करंट इज सेम, थ्रू आउट द सर्किट करंट इज सेम। ऐसे एग्जाम में तुम लोग जो है जल्दीबाजी में गलती करते हो। Throughout the circuit current is same but potential is different, but potential across each wire different। तो करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस, और जो भी होगा वो उन तीनों के वोल्टेज के एडिशन के बराबर होगा, दैट इज अलजेब्रिक एडिशन ऑफ द वोल्टेज सीरीज। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, तो सपोज करो कि तुम्हारे पास 10 वायर है, कितने वायर है 10, सबका रेजिस्टेंस है R और वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? अभी मैथ का एग्जाम दिए हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होगे, 1 + 2 + 3 ऐसे करते हो नहीं, तो कितने, तो ऐसे ही करोगे ऐड। अब सबका R है तो R प्लस R प्लस R प्लस R कहां तक, N तक, पता नहीं कितने बार है, अगर 10 है। अच्छा एक बात बताओ, R प्लस R 10 बार करो या R × 10 कर दो, एक ही बात है। ठीक, तो n नंबर ऑफ वायर अगर सीरीज में कनेक्टेड है, सबका रेजिस्टेंस R है, तो R इक्विवेलेंट, इसमें सवाल ले आऊंगा मैं, R इक्विवेलेंट कितना होगा? This is n into R. N is the number of wire and R is the resistance. पैरेलल फटाफट देखेंगे, पैरेलल, ठीक है, जल्दी जल्दी पैरेलल देख लेंगे। देखो यार, यहां से करंट निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहां गया, यही कॉन्सेप्ट है, जब करंट यहां आया तो उसको 3 अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं, टी पॉइंट, वो सीधा भी जा सकता था, यहां भी जा सकता था, यहां भी जा सकता था, सीधा भी, जैसे टी पॉइंट देखते हो आप। तो यहां से करंट आया, यहाँ पे करंट आने के बाद यार सोचा कि करंट सोच रहा है यहाँ पे आने के बाद कि सर हमको 3 अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं, तो क्या हम तीनों में थोड़ा थोड़ा चले जाएं? चले जाओ। कुछ करंट यहाँ चला गया I1, कुछ इसमें चली गई I2 और कुछ इसमें चली गई R3। यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ रेजिस्टेंस R3 है। सर करंट एंटर किया तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, एकदम ठीक बात है, प्लस माइनस। करंट यहाँ आ गया I1 I2 I3, ये करंट यहाँ आई, ये यहाँ से चल के यहाँ आया, तीनों मिल गया, यहाँ तक I1 आया, यहाँ तक I2 आई, इसमें I3 आई, तीनों मिल के कितना हो गया I1 + I2 + I3। सब सर्किट बेटा एग्जाम में दिखा देना उसको। ठीक, तो टोटल करंट कितनी हो गई आई, सर टोटल आई कैसे हो गया, अरे आई ही तो चल के टूटा था 3 जगह। ठीक है, तो I = I1 + I2 + I3। ठीक है, V = IR होता है, बिल्कुल होता है, तो I = सर V/R लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो I की जगह लिख दो V/R, दिस इज इक्वल टू I1। अच्छा पोटेंशियल में, इस पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, जो पोटेंशियल यहां होगी वही पोटेंशियल यहां और वही पोटेंशियल यहां। सर आपको कैसे पता, तुम भी देख लो, तुम्हें भी पता हो जाएगा। ये V है, ये हायर है, ये लोअर है, यानी कि यहां से यहां तक देखो कोई वायर नहीं कनेक्टेड, यानी कि जो पोटेंशियल यहां वही पोटेंशियल यहां, 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 तो क्या हो जाता है, यही पोटेंशियल यहां आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यानी कि अगर यहाँ प्लस भी रहा होगा तो यहाँ 0 रहा होगा, यही 0 घूम के यहाँ आ गया, तो इस वायर के अक्रॉस V-0 कितना V, यहाँ पे V-0 कितना V, V-0 कितना V, सबके अक्रॉस पोटेंशियल कैसा हो गया सेम, लेकिन करंट क्या हो गया अलग अलग। तो I1 V/R1, ठीक है, I2 V/R2, I3 V/R3। ठीक है, तो V/R टोटल कितना हो जाएगा, V कॉमन ले लो बेटा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ब्रैकेट क्लोज्ड, V से V कैंसिल, यहां से आपका ये डेरिवेशन भी हो गया, 1/R इक्विवेलेंट या R टोटल इज 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सर और वायर होगा तो और करते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका डेरिवेशन भी होगा। और एक चीज ध्यान रखना, कुछ इतने महान लोग हैं, यहां से बेटा 1/R इक्विवेलेंट आएगा, एग्जाम में R इक्विवेलेंट पूछता है, तो जो आंसर आए ना उसका रेसिप्रोकल कर देना, नहीं इतने पे छोड़ देना गधों की तरह, इसको रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, एक चीज और, अच्छा एक तुमको छोटा सा टेक्निक बताता हूं, अगर डायरेक्टली 2 वायर कनेक्टेड इन पैरेलल,
2 वायर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर 2 वायर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? देखो तुम्हारी मर्जी है, 1/r1 प्लस 1/r2 करो, एलसीएम इज r1 r2, ऊपर क्या बचेगा r1 प्लस r2, ये 1/r आया, उल्टा करोगे तो क्या होगा r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2। तो आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट बाई सम, तुम भी कैसे याद रखो प्रोडक्ट बाई सम। तो ये कितना हो जाएगा r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2। सर 3 वायर आ गया तो क्या करेंगे? सर ऐसे करेंगे क्या, अगर सब्जेक्टिव है तो कर देना, एमसीक्यू में टाइम वेस्ट मत करना। 3 वायर के लिए पैरेलल में सब r1 r2 r3 डिवाइडेड बाय टेकिंग 2 एट ए टाइम, प्रोबेबिलिटी की तरह, r1 r2 प्लस r2 r3 और अब कौन बच गया r1 r3। ठीक, चलो तो पैरेलल में क्या कहानी ध्यान रखना है, पैरेलल में इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया, पैरेलल में तुम्हारा पोटेंशियल सेम है थ्रू आउट द सर्किट, V इक्वल टू सेम throughout the circuit, current is different across each wire, different across each wire। सीरीज और पैरेलल में ये कहानी थी, ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको दिमाग में रखना चाहिए। इसी बात पे नेक्स्ट स्लाइड, ब्लैंक है कोई बात नहीं। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है यार सीरीज का, दिवाली वाला लाइट देखे हो चाइनीज वाला, अगर उसमें एक खराब हो जाता है तो मम्मी बोलती है बेटा पूरा खराब हो गया फेंक दो, है ना, क्योंकि वो सीरीज में क्या होता है, अगर एक फेल तो सब फेल, क्यों? क्योंकि सब में करंट कैसी थी, सेम थी, अगर एक में ही करंट नहीं जा रहा तो बाकी में आगे जाएगा ही नहीं। पैरेलल में ऐसा नहीं है, आपके घर का डोमेस्टिक कनेक्शन देखो, पैरेलल में एक रूम का पंखा खराब हो गया दूसरे में चल रहा है, एक की लाइट फ्यूज कर गई दूसरे में ऑन है, ऐसा थोड़ी होता है कि सर एक रूम में लाइट खराब हो गया तो पूरा पूरा घर में अंधेरा हो गया, नहीं, क्योंकि वो पैरेलल कनेक्शन है। बात समझ आ रहा है? तो पहला, इफ one device fails all other device in circuit also not responding and different device needs different। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि different जो डिवाइस होती है उसको different करंट चाहिए होता है, ठीक है, तो different डिवाइस नीड्स डिफरेंट करंट। तो आप इसको सीरीज कॉम्बिनेशन का वो भी बोल सकते हो, है ना। पैरेलल में यही आप देखते हो, तो अलग अलग पैरेलल में जब आप जाते हो तो अलग अलग डिवाइस अलग अलग करंट को लेता है। जैसे अगर आप पैरेलल की बात करो तो पैरेलल में भी देखा ना करंट का डिवीजन था, तो जितना आपका अलग अलग डिवाइस था, जैसे मान लो तुम घर में देखते होगे यार, जैसे रेफ्रिजरेटर को पावर वाला सर्किट चाहिए, अब उसमें तुम मोबाइल लगा दोगे तो क्या होगा, तुम समझ ही रहे हो कहानी, ठीक। चलो इतना तो समझदार तुम लोग हो गए हो, तो थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, मेरे ख्याल से होता है, क्या आती है इससे ऊपर जाती है, हाँ ठीक। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है, ये मैच द कॉलम में सवाल आ सकता है, कंपोनेंट एंड देयर सिंबल, इसको देख लो फटाफट। इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं, ये बैटरी है, सिंगल है तो सेल, कंबाइन है तो बैटरी। ओपन स्विच या की या प्लग, ये ओपन है तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, क्लोज स्विच या की या प्लग है तो यहाँ पे डॉट लगा दिया। ज्वाइंट वायर ये वाला, ये सब मैच द कॉलम में आएगा। वायर क्रॉसिंग या विदाउट ज्वाइनिंग, एक वायर है दूसरा ऐसे हवा में पास कर दो इसके ऊपर से, मतलब ऐसे लेके चले जाओ, ठीक, तो इसका ये सिंबल है। इलेक्ट्रिक बल्ब ये वाला, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो सिंपल ये, ठीक, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस ये, वेरिएबल रेजिस्टर या रिहोस्टेट, तो ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। अमीटर ये, वोल्ट मीटर ये। इलेक्ट्रिकल पावर देख लो, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, अच्छा वैसे समझो तुम, इसको मैं सिंपली समझाता हूं। इलेक्ट्रिकल पावर कहता है कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब एक बात बताओ यार, पावर, सॉरी कोई बात नहीं, चलो ये सब होते रहता है छोटी मोटी चीज। पावर क्या है तुम्हारा, पावर क्या होता है यार, वर्क डन पर यूनिट टाइम, 8वीं 9वीं में पढ़े होगे। पावर इज वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन ही क्या है, एनर्जी है, एनर्जी बाई टाइम। अच्छा W वर्क डन है, वर्क डन को एक तरीके से और लिखते थे, क्या लिखते थे यार, वर्क डन इज Q इंटू वी डिवाइडेड बाई टी, ये करते थे नहीं करते थे, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन है, इसके थ्रू भी न्यूमेरिकल बनता है, इसके थ्रू भी बनता है और इसके थ्रू भी बनता है। एनीवे तो पावर इज एनर्जी, ये क्या लिखा है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यानी कि पर सेकंड में कितना जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ, दैट इज पावर, या पर सेकंड कितना वर्क हुआ, दैट इज आल्सो पावर। तो इन सब पे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं,
तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। सर इसका डेरिवेशन ये रहा। एग्जाम में अगर 2 नंबर में पूछता है तो पावर इज वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन इज क्यू इंटू वी, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी बाई टाइम, क्यू बाई टी इज आई। कैसे? क्यू इक्वल टू आई टी होता है, क्यू इक्वल टू आई टी, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से क्यू बाई टी। इसी को तो हम यहाँ लिखे हैं, इस क्यू बाई टी को हम आई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये क्या हो गया? आई वी। यही क्या लिखा हुआ है? पी इक्वल टू वी आई। स्केलर है तो आई इंटू वी लिखो या वी इंटू आई लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो P इक्वल टू वी इंटू आई। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि पावर की यूनिट निकालनी है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस हो गई वोल्ट में और करंट हो गया एम्पियर में, तो कहीं कहीं पे वोल्ट एम्पियर भी लिखा हुआ है। ठीक है, वोल्ट इंटू एम्पियर। दूसरा वोल्ट इंटू एम्पियर भी लिखा हुआ है, और इसी वोल्ट इंटू एम्पियर को जब 1 वोल्ट एम्पियर होता है तो इसी को 1 वाट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 वाट। ठीक है। दूसरा यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? किलोवाट आवर में। आप देखते हो कि आपके घर में जब बिजली का बिल आता होगा तो आप उसमें देखना अलग अलग स्लैब का किलोवाट आवर में उसका गिवन होता है, उसके हिसाब से आप बिल पे करते हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में मेजर होती है? किलोवाट आवर में। और ये क्या होता है? एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल। सेल कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहे हैं। और ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इतना बात समझ आ रहा है? तो एसआई यूनिट क्या हो गया? एनर्जी है। एसआई यूनिट क्या होगा? जूल। पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, अभी मैंने बताया था। अच्छा, इसको मेजर किस में करते हैं? किलोवाट आवर में। अच्छा, ये सब समझते हो ना? किलोवाट को वाट में ले जाना है तो क्या करोगे? वाट से किलोवाट को वाट में ले जाना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। वाट से किलोवाट में जाना है, 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ बिजली बिल। बिजली बिल वाले सवाल बहुत आते हैं कैलकुलेट करने वाला, उसका बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। एक यूनिट जो होता है ना, जैसे तुम्हारे घर में जो मीटर लगी होती है उसमें देखना वो यूनिट रोटेट करती है 0 से 9 के बीच में। ठीक है, और 10 नहीं होता फिर वो 0 से 1 2 3 ऐसे चलते रहती है। एनीवे, तो एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी तुमने घर में कंज्यूम कर लिया है। तो एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर हो गया। तो बिल कितना जमा करना है कैसे निकालोगे? जितना यूनिट खर्च किए, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। इससे तुम्हारे इस वाले टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल वो बना सकता है क्वेश्चन, तुम उतने आंसर दे सकते हो। एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर दे दिया, टाइम दे दिया, एनर्जी निकाल लो। उस एनर्जी को किलोवाट आवर में ले जाओगे, जूल में आ रहा है तो एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। तो बिल कैसे निकलेगा? कितना बिल पे करना है ना, कितना बिल पे करना है। तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स। मान लो तुमने एनर्जी कंज्यूम की 5 किलोवाट आवर, तो 5 किलोवाट आवर मतलब नंबर ऑफ यूनिट कितनी हो गई? 5। और एक यूनिट का प्राइस है मान लो 2 रुपए, तो कितना हो गया? 5 गुने 2 10। समझ गए? तो कितना बिल दोगे? 10 रुपए। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देख लो क्या है। ये एक वायर है, रेजिस्टेंस है यार, करंट जा रही है आई, टाइम लग रहा है टी। टाइम क्या लग रहा है? मतलब यहां से यहां तक करंट को जाने में समय लग रहा है टी सेकंड का। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है, पहले तो ये फॉर्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, H इक्वल टू वाई स्क्वायर आर टी। जब इससे करंट फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी मतलब लॉस होगी, डिसिपिएट होगी हीट के फॉर्म में। जैसे अपने लैपटॉप को बहुत देर तक चार्ज पे लगा दो तो जो अडेप्टर है वो गर्म हो जाता है। तुम्हारा फोन में भी ये चीज देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो वो क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो H, इसको एग्जाम में ऐसे ही लिख दो, पूरे नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। जो हीट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तीनों इक्वेशन को क्लब करोगे तो मिलेगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और जैसे रेजिस्टेंस है उसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी, तो वो एलवाई से बना हुआ है। एलवाई में 3 बात इंपॉर्टेंट है। एलवाई की रेजिस्टिविटी हाई होगी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और ये इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। असर्शन रीजन का सवाल हो या एमसीक्यू में हो, तीनों क्वेश्चन इसी में से रोटेट होकर एग्जाम में बनते रहे हैं इससे। ठीक। इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब से सवाल जो आ सकता है, फिलामेंट किसका होगा? टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? हाई होता है। और जो मोस्ट एनर्जी होती है, जैसे पीला वाला बल्ब पहले बहुत चलता था, तो उसके आसपास अगर तुम लेट जाओ तो गर्मी बहुत लगती है। ठंडी के दिन में बहुत बढ़िया नींद आता है वहां, क्योंकि वो मोस्ट एनर्जी जो है कंज्यूम करता है, अपीयर होता है हीट के फॉर्म में, और लाइट बहुत कम होती है उसकी। अपीयर मतलब स्मॉल पार्ट लाइट में। जैसे मान लो अगर 90% हीट में कंज्यूम हो गई तो बचा हुआ 10% ही लाइट देगा तुम्हें, तो मोस्टली हीट में रिलीज हो जाती है, तो लॉसेज बहुत, इसलिए वो जल्दी फ्यूज भी हो जाता था। हालांकि टंगस्टन था बट फिर भी, क्योंकि 90% हीट में जा रही है। ठीक है, बल्ब का कॉन्सेप्ट में क्या है? अच्छा समझो जरा,
यहां से एक टाइप का सवाल है, तो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा कि दो बल्ब है, सुन लो, दो बल्ब है सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों के अक्रॉस जो तुम्हारा सोर्स है वो, अब घर में 230 वोल्ट आरएमएस ही आ रही है, 230 वोल्टेज घर में आ रही है, 230 या 220 ही आता है डोमेस्टिक। अब घर में दो बल्ब कनेक्टेड है, तुम मार्केट गए, दो बल्ब ले आए, दोनों की पावर रेटिंग सेम है। पावर रेटिंग मतलब उसका नाम, तुम्हारा अपना नाम है, उसी बल्ब का नाम है क्या। जैसे मान लो एक बल्ब ऐसा है और एक बल्ब ऐसा है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस का सोर्स सेम है, ये मान लो 230 वोल्ट है, इसकी ये बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम वोल्टेज है, मतलब 230 ही कंज्यूम कर रहा है, ये पावर रेटिंग सेम है, मान लो इसकी पावर रेटिंग P1 है और इसकी पावर रेटिंग P2 है। अच्छा, पावर से ध्यान आ रहा है, दो फॉर्मूले और बनते हैं, P इक्वल टू VI है, इसी में अगर V को IR पुट कर दो तो बन जाएगा IR इंटू I, तो ये दे देगा I²R, और इसी में P इक्वल टू VI होता है, अगर हम I को पुट कर दें V/R तो यहीं से बन जाएगा P इक्वल टू V इंटू I की जगह V/R, ये बन जाएगा V²/R। इस फॉर्मूले को ज्यादातर तब यूज करो जब सीरीज वाली सर्किट हो, करंट सेम है I²R, पैरेलल में पोटेंशियल सेम है V²R, ठीक है। तो एनीवे, तो दो बल्ब है, दोनों की पावर रेटिंग सेम है, कॉमन सोर्स से कनेक्टेड है, पावर रेटिंग अलग अलग है, कॉमन सोर्स से कनेक्टेड है। अब इसमें पूछ लिया कि बताओ यार कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो ध्यान देना, अगर पावर रेटिंग, जैसे इसका पावर रेटिंग P1 है, इसका P2 है, लेकिन वोल्टेज सोर्स सेम है, सेम सोर्स से दो बल्ब कनेक्टेड है, दोनों का पावर रेटिंग अलग अलग है, कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा। अगर मान लो ये 40 वाट का बल्ब है और ये 60 वाट का बल्ब है, अब कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, तो मैं बोल रहा हूं 40 वाला ज्यादा ग्लो करेगा 60 के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पावर कैसा है सीरीज में, पावर इज I²R, तो पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर। तो ध्यान रखना, सीरीज के केस में जिसकी रेटिंग कम होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा, तो सर पैरेलल में जिसकी रेटिंग ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा। ये ऐसे ये कनेक्ट कर दिया, ये V हो गई, ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, इसकी पावर रेटिंग P1 है, P2 है, मान लो फिर से ये 40 वाट वाला है, ये 60 वाट वाला है, कौन ज्यादा ग्लो करेगा, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी, 60 वाला ज्यादा ग्लो करेगा 40 से, क्योंकि पैरेलल में P इज V²/R, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ऐसे वाले सवाल असर्शन रीजन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आएंगे, इस पे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी। सेफ्टी डिवाइस और इलेक्ट्रिक फ्यूज, यहां से जो सवाल आ सकते हैं सिर्फ वो पकड़ो। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, कनेक्ट होता है हमेशा सीरीज में अप्लायंसेज के साथ, कंफ्यूज मत हो जाना। फ्यूज वायर की, जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज का जो वायर होता है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट लो, ये सब एग्जाम के आए हुए सवाल है। फ्यूज का रेटिंग का मतलब कितना मैक्सिमम करंट वो फ्यूज अलाउ कर रहा है। जैसे मान लो कि ये वायर है और यहाँ पे हमने फ्यूज लगा दिया, ठीक है, ये फ्यूज वायर है, ये फ्यूज डिवाइस है, यहाँ से करंट गई, मान लो यहाँ पे कोई डिवाइस लगी हुई है, मान लो तुम्हारे घर का फ्रिज लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर है, इसको चाहिए 16 एम्पियर, इसको कितना चाहिए 16 एम्पियर, तो 16 एम्पियर तक तो इसको कोई पंगा नहीं है, 0 से 16 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी बाई मिस्टेक जिस दिन करंट यहाँ पे 16 की जगह 16.5 चली गई, 16.5 17.5, जैसी 16 से ज्यादा होगी ये मेल्ट कर जाएगा, ये मेल्ट करके सर्किट ट्रिप कर गई, टूट गई, अब इसके आगे कोई करंट जाएगा नहीं, तो ये डिवाइस जो थी तुम्हारी महंगी वाली ये बच गई, ये टूट गया, ये दूसरा ला के फ्यूज लगा दो। बात समझ रहे हो, इसीलिए इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब स्मूथ वायर है, मैक्सिमम करंट फ्लो कर गई, समझ रहे हो। तो शॉर्ट सर्किट से आग भी लग सकता है, उसको बचाने के लिए हम ये डिवाइस यूज करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट लो है ताकि जैसी ज्यादा हीट हो ये मेल्ट कर जाए, ठीक है। और सीरीज में क्यों रखते हैं, क्योंकि सीरीज में ही तुम्हारा क्या होता है, करंट सेम रहती है, पैरेलल में तो करंट टूट जाता है, अलग अलग होता है। और फ्यूज वायर की रेजिस्टिविटी हाई होगी, रेजिस्टिविटी हाई होगी, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, और रेटिंग का मतलब कितना मैक्सिमम करंट अलाउ करे, इस तरीके से उसकी रेटिंग। जब फ्यूज कभी खरीद के लाना मार्केट से तो उसके डिब्बे पे लिखा रहता है कितनी रेटिंग है उसकी, कितनी रेटिंग मतलब कितना मैक्सिमम करंट झेल सकता है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। आई होप, या, तो थैंक यू एवरीवन। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप कि आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। आप इसको रिवाइज कीजिए, इसके जस्ट बाद आपको मिलने वाला है इलेक्ट्रिक करंट के जितने भी, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट,
चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, चाहे एमसीक्यू हो, जितने भी मुझे पॉसिबल लगते हैं कि आपके साथ खेला जा सकता है एग्जाम में न्यूमेरिकल के तौर पे या कॉन्सेप्ट के तौर पे, वो वाले क्वेश्चन वाले वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। एंड आपको सारी वीडियो कहाँ पे मिलेगी, है ना, ये जो हितेंद्र पांडे केमिस्ट्री और जो चैनल है, इसी पे आपको सारा कुछ मिलेगा। और आपको अगर मेरे से फिजिक्स पढ़ना है 11th में 12th में, या कोई ड्रॉपर हो आगे चल के जेई नीट किसी भी चीज के लिए, तो आप श्री राम नंदिनी गुरुकुल में आइए। आपको जो है सब कुछ अच्छे से मिलेगा सीखने को, समझने को, और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। ठीक है, तो अल्फा प्लाजा अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा में आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सर आ चुके हैं, सर आपको बताएंगे कि क्या करना है। ओके, एंड मेरी तरफ से, है ना, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, चैनल पे बने रहिए। आपको पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन जो है यहीं पे होगी। आपको अच्छे कंटेंट, अच्छे क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। आप अगर ये सब कुछ करके चले जाते हो तो दिस इज मोर देन एनफ एंड यू स्कोर वेरी हाई। ठीक है, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो ठीक है बेटा, आज रात बहुत ज्यादा हो गई है, और अगली वीडियो अब आपको तो ऑलरेडी तुरंत तुरंत मिल जाएगी। अब आप पढ़ते चलो, बस वीडियो देखते चलो, चैनल पे देखते रहो, नए नए लिंक देखते रहो, और हम कोशिश करेंगे कि जो इसी वीडियो पे बाकी लिंक भी हम डाल देंगे। तो बस जितनी भी नई वीडियोस हमारी आई हैं इस चैनल पे, करंट चैनल पे, जी जी, वो बता दीजिए। सर मैंने माइक नहीं लगाया, बता दो बच्चों को कि ओके। जो जो वीडियो आई है वो आप देखते रहिए। जैसे इस पे आपको केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, पूरे पूरे जो भी आपके सिलेबस हैं बोर्ड के 10th क्लास के, वो पूरे कवर कराए जाएंगे विथ क्वेश्चन, विथ कॉन्सेप्ट, विथ न्यूमेरिकल एंड विथ क्या, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर से ज्यादा 2025, 24 और 23 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी और आपको दोनों लोग मिलेंगे। फटाफट पास हो गए क्लास 11 में हमारे। और जल्दी से आप लोग अच्छे से नंबर ले आओ, पास कर जाओ, है ना, ऑफ कोर्स पास कर जाओगे यार, मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाइए क्लास 11th में। अगर आप पीसीएम लेते हैं तो यू टेक एडमिशन इन आईआईटी जेई। अगर आप पीसीबी लेते हैं तो नीट में आ जाइए। और अगर आप सिर्फ बोर्ड का एग्जाम देके कुछ और करियर ऑप्शन परस्यू करना चाहते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। श्री राम नंदिनी गुरुकुल, अल्फा प्लाजा, अल्फा 1, अपर ग्राउंड फ्लोर, ग्रेटर नोएडा। ओके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, और लक से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है।